पाकिस्तान में फार्मा सेक्टर को एक डिफेंसिव सेक्टर समझा जाता है। डिफेंसिव इसलिए कि जब इन्फ्लेशन हाई होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं, डॉलर एक्सपेंसिव हो जाता है और स्टॉक मार्केट में पैनिक की सिचुएशन होती है, तो लोग काफ़ी सारी चीज़ें पोस्टपोन या डिले कर देते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट जाना डिले हो सकता है, शॉपिंग पोस्टपोन की जा सकती है, ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन अगर घर में किसी को एलर्जी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे की मेडिसिन चाहिए, यही वजह है कि फार्मा सेक्टर में रीपरचेज फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। पेशेंट को मेडिसिन चाहिए होती है और वो बाद में भी मेडिसिन परचेज करता रहता है। लेकिन आज जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं वो इस डिफेंसिव सेक्टर की कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि वो इस डिफेंसिव सेक्टर की एक मेजर ग्रोथ और री रेटिंग स्टोरी बन सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एजीपी लिमिटेड की, जो पाकिस्तान की 15th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और ओबीएस एजीपी और ओबीएस पाकिस्तान के मर्जर के बाद ये पाकिस्तान के टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आ सकती है। तो सवाल ये है कि क्या एजीपी पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी है या फिर ये फ्यूचर में एक मेजर स्केल अप स्टोरी बन सकती है। कंपनी के मेजर ब्रांड्स कौन से हैं, कंपनी का ड्रैप के साथ क्या रिलेशन है, कैसे ड्रैप इसको इफेक्ट करता है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, एपीआई डिपेंडेंसी इस कंपनी के लिए कितनी जरूरी है, और इस कंपनी में ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जैसे कि ये ओबीएस मर्जर जो इस कंपनी का फ्यूचर बदल सकता है। मजीद इस वीडियो में हम एजीपी की वैल्यूएशन भी देखेंगे और इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। एजीपी लिमिटेड पाकिस्तान की इस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो सिर्फ दवाइयां मैन्युफैक्चर ही नहीं करती बल्कि मार्केट, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मेजर इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ मिलकर उनके ब्रांड्स भी हैंडल करती है। एजीपी की प्रेजेंस मल्टीपल कैटेगरीज में है, जिसमें इंटरनल मेडिसिन, गायनाकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, कार्डियो, न्यूरो, हर सेक्टर में इसकी मेडिसिन दस्तियाब है। तो सिंपल वर्ड्स में एजीपी एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, बल्कि इसके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। पाकिस्तान में एजीपी अपनी प्रोडक्ट्स मुलर एंड फिप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके पास 79+ डिपो, 900+ ओन वैन्स एंड 15 स्टॉकिस्ट मौजूद हैं। अफगानिस्तान के भी 17 बड़े सिटीज में एजीपी अपनी दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करता है। फार्मा में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सिर्फ दवाई बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेकर कस्टमर के ट्रस्ट तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं एजीपी के जर्नी की, जिसने सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ पर रिलाय नहीं किया बल्कि मेजर एक्विजिशन, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज किया। 1989 में एजीपी ने अपने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किए। 1991 में इसने इली लिली पाकिस्तान के साथ जॉइंट वेंचर शुरू किया। 1995 में यूसीबी बेल्जियम के साथ एक जॉइंट वेंचर हुआ जिससे इसे काफी फायदा हुआ। 2003 में एजीपी ने इली लिली पाकिस्तान के ब्रांड राइट्स परचेज किए, जिसमें कैफ्लेक्स और सेफ्लोर वगैरह शामिल थे। 2007 में यूसीबी बेल्जियम से इसने रिजिक्स के ब्रांड राइट्स परचेज किए, जो अब इस कंपनी का एक कैश काउ माना जाता है, जिसकी एनुअल सेल 4 बिलियन को भी क्रॉस कर जाती है। 2014 में ओबीएस लेड कंसोर्शियम के थ्रू एजीपी एक्वायर किया गया और 2018 में एजीपी लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुआ। 2019 में न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट एक्वायर किया। 2021 में सैंडोज बिजनेस पाकिस्तान से तकरीबन 22 ब्रांड्स की एक्विजिशन हुई और इसके बाद 2023 में फाइजर से तकरीबन 17 ब्रांड्स एक्वायर किए। इस जर्नी से क्लियर है कि जो एजीपी का बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड एक्विजिशन है और उसके बाद उन्हें अपने ब्रांड पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है और आगे मार्केटाइज और सेल करना है। फार्मा सेक्टर में ब्रांड रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर डॉक्टर आपकी मेडिसिन पर ट्रस्ट करता है, पेशेंट कंफर्टेबल है और आपकी मेडिसिन फार्मेसी पर अवेलेबल होती है, तो ये लॉन्ग टर्म में एक कैश फ्लो मशीन बन सकती है। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 2025 में 1175 अरब तक पहुंच गई, जिसमें तकरीबन 17% की ग्रोथ देखी गई और स्टैंड अलोन बेसिस पर एजीपी के अंदर तकरीबन 12%, जबकि कंसोलिडेटेड बेसिस पर एजीपी के अंदर तकरीबन 14% की ग्रोथ देखी गई। लेकिन इस ग्रोथ का जो मेजर रीजन था वो वॉल्यूम लेड नहीं बल्कि प्राइस लेड था। तो अब बात करते हैं ड्रैप की, यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, जिसका जो मेजर काम है वो पाकिस्तान में बनने वाली दवाइयों की क्वालिटी, उनकी लाइसेंसिंग वगैरह को इंस्पेक्ट करना है। इसके अलावा ड्रैप का एक मेजर पर्पस पाकिस्तान में बिकने वाली दवाइयों की प्राइसिंग को भी मॉनिटर और रेगुलेट करना है। इसके लिए हम सिंपली दवाइयों को 2 बकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक इसेंशियल मेडिसिन और एक नॉन इसेंशियल मेडिसिन। इसेंशियल मेडिसिन बेसिकली वो मेडिसिन होती हैं जो बेसिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती हैं या जिन्हें हम लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं, जैसे कि हार्ट के पेशेंट्स को या डायबिटीज के पेशेंट्स को कोई दवाई चाहिए, या जैसे हमारी पैनाडोल वगैरह है, ये सारी दवाइयां इसेंशियल मेडिसिन में आती हैं। इन दवाइयों की प्राइस सीपीआई के हिसाब से 70% बढ़ सकती है, लेकिन जो हाईएस्ट कैप रखा गया है वो 7% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी जो दवाई की जो पहले कीमत चल रही है वो एक साल में 7% से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन हैं वो नॉन एसेंशियल मेडिसिन में आती हैं, जिसमें आपके मल्टीविटामिन्स वगैरह और बाकी दवाइयां मौजूद हैं। इन दवाइयों की प्राइसिंग के रिलेटेड जो पहले एक एक्ट था वो 2024 में कैंसिल कर दिया गया था, डीरेगुलेट कर दिया गया था, जिसके बाद इन दवाइयों की कीमत कंपनीज अपनी मर्जी से बढ़ा सकती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से। एजीपी के लिए ये एक प्लस पॉइंट
पॉइंट माना जाता है क्योंकि इनके पोर्टफोलियो का जो 63% पोर्शन है वो नॉन एसेंशियल मेडिसिन से आता है, यानी कि इन मेडिसिन से इसके जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और इन पर ड्रैप का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो अब बात करते हैं एजीपी के कुछ रिनोन ब्रांड्स की। किसी भी फार्मा कंपनी के लिए जो उसकी रियल स्ट्रेंथ होती है वो उसका प्लांट नहीं बल्कि उसके मेजर ब्रांड्स होते हैं। तो एजीपी के जो मोस्ट कॉमन ब्रांड्स हैं उसमें रिजिक्स, एजोमैक्स, ऑस्नेट डी, इसके अलावा सेक्लोर, लिपोमैक्स वगैरह शामिल हैं। ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एजीपी एलर्जी, हाइपरटेंशन, कार्डियो, न्यूरो, वुमेन्स हेल्थ और इस तरह की काफ़ी सारी दवाइयों को केटर करता है। अगर बात करें एजीपी के मेजर ब्रांड्स की स्टैंड अलोन सेल्स की तो सिर्फ रिजिक्स ने ही तकरीबन 3.9 अरब की सेल्स दिखाई, जबकि ऑस्नेट डी ने तकरीबन 2.5 अरब की सेल्स दी। इसके अलावा अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस की बात करें तो ये मजीद स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि एजोमैक्स ने तकरीबन 5 अरब की सेल दी और इसके रेवेन्यू का तकरीबन 25% मार्केट शेयर सिर्फ एजोमैक्स से आता है। एजोमैक्स को एंटीबायोटिक्स में मार्केट लीडर कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ एक सीजनल एंगल भी आता है क्योंकि रिजिक्स जो है वो एलर्जी मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो इसकी जो ज़्यादा डिमांड है वो स्मॉग या विंटर या फ्लू वाले सीजन में ज़्यादा होती है। यही वजह है कि विंटर सीजन में एजीपी को इस तरह के सीजनल ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा पुश मिल सकता है। एजीपी सिर्फ ओल्ड ब्रांड्स पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कंपनी हर साल काफ़ी सारे नए ब्रांड्स लॉन्च करती है, जैसे कि 2025 में एजीपी ने 7 नए ब्रांड्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से इसकी जो टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम था तकरीबन 9 करोड़ पैक्स तक पहुंच गया। और यही वजह है कि आगे रिजिक्स ने तकरीबन 4 अरब की सेल दी, एजोमैक्स ने तकरीबन 5 अरब की सेल दी। इसके अलावा एक एक्सपोर्ट का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी की जो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं वो अफगानिस्तान के थ्रू हैं और अफगानिस्तान में जहां कंपनी मेजर एक्सपोर्ट करती है वो है अल हज मालम खान मंगल, जो आगे तकरीबन 17 बड़े शहरों में दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करता है एजीपी की, और यहां से कंपनी को तकरीबन 2.28 अरब का रेवेन्यू आया। सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 में हमने देखा कि पाक अफगानिस्तान वॉर की वजह से बॉर्डर क्लोज था, तो इसकी वजह से काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक्सपोर्ट्स में काफी लॉसेज हुए या एक्सपोर्ट्स की वजह से जो पहले रेवेन्यू आता था उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया। लेकिन हमने देखा कि एजीपी ने स्टिल 1.25 अरब की सेल्स जनरेट की एक्सपोर्ट्स के थ्रू अफगानिस्तान, क्योंकि कंपनी ने अपनी एक्सपोर्ट्स जो पहले बॉर्डर के थ्रू होती थी उसे एयर शिपमेंट पर ट्रांसफर कर दिया था। तो अब बात करते हैं एपीआईज की, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए मेजर कॉस्ट ड्राइवर होता है क्योंकि पाकिस्तान 85% ऑफ द एपीआई इंपोर्ट करता है बाहर से, तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारे एक्सचेंज रेट के साथ होता है। एपीआईज बेसिकली वो फॉर्मूला होता है जिससे दवाई अपना हीलिंग इफेक्ट शो करती है, और इनकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम जो रॉ मटेरियल कॉस्ट को जब एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी कॉस्ट का 80 to 85% हिस्सा एपीआई से ही आता है। तो जो कंपनी अपनी एपीआई खुद बनाती हैं उन्हें इसमें एडवांटेज मिल जाता है, और जो कंपनी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट होती हैं उन्हें इसमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है ड्यू टू करेंसी डिवैल्यूएशन। पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री एपीआई के लिए चाइना, जर्मनी और कोरिया पर ज्यादा डिपेंडेंट है। यही वजह है कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इसकी कॉस्ट में काफी इजाफा हो सकता है या कॉस्ट प्रेशर में आ सकती है। अब अगर एजीपी के केस की बात की जाए तो इनकी जो एपीआई इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो तकरीबन 61% है, जबकि 39% ऑफ द एपीआई जो कंपनी के हैं वो ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी डिस्क्लोजर्स के मुताबिक एक्सचेंज रेट में 10% की मूवमेंट इनके नेट प्रॉफिट में तकरीबन 1.6 करोड़ का इजाफा या कमी कर सकती है। यही वजह है कि एपीआईज को बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में। इसी मसले को कैटर करने के लिए एजीपी लोकलाइजेशन पर काफी ज्यादा काम कर रही है और सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन पर भी काम कर रही है, और कंपनी ने 2025 में तकरीबन 24 नए एपीआईज डेवलप किए। तो अब बात करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स की। स्टैंड अलोन बेसिस पर एजीपी ने 2025 में तकरीबन 20.5 अरब का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 2.4 अरब था और ईपीएस 8.43 रही। मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग रहे, ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 49% था, नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.5%, जबकि एबिटा मार्जिन तकरीबन 24% रहा, और इसी तरह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 18 से 19% रहा, जो कि सेक्टर में हाईएस्ट तो नहीं है लेकिन रीजनेबल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा कंपनी के रीसेंट डाटा के मुताबिक जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड था वो तकरीबन 3.9% रहा, जो कि फार्मा ग्रोथ स्टोरी के साथ एक इनकम एंगल भी ऐड करता है। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस की बात की जाए तो एजीपी ने सब्सिडरीज से काफी रेवेन्यू अर्न किया जो तकरीबन 29 बिलियन रहा, जिसमें तकरीबन 16% का इजाफा देखा गया। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होकर 60% तक चले गए, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4.3 अरब, जबकि कंसोलिडेटेड ईपीएस 13.44 तक रही। अगर सब्सिडरीज के रेवेन्यू को ब्रेक डाउन किया जाए तो ओबीएस एजीपी से 8.2 अरब, जबकि
ओबीएस पाकिस्तान से तकरीबन 3.8 अरब का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। यानी स्टैंड अलोन बेसिस पर तो एजीपी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब सब्सिडरीज का प्रॉफिट इसमें ऐड किया जाता है तो ये मटेरियली स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इसके अलावा कंपनी अपने नए ब्रांड्स लॉन्च कर रही है, जिसमें जेनेक्स और वाइग्रा है, जिससे इसकी सेल्स जो एस्टिमेटेड है वो तकरीबन 1 अरब से इंक्रीज कर सकती है। अब बात करते हैं ओबीएस मर्जर की, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और एजीपी के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। मई 2026 में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव हुई, जिसके बाद ओबीएस एजीपी और ओबीएस पाकिस्तान को एजीपी के अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं और इसके बाद कंपनी का जो स्केल है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा और एक अंदाजे के मुताबिक कंपनी पाकिस्तान की टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इंक्लूड हो जाएगी। प्रो फॉर्मा बेसिस पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होकर तकरीबन 38 अरब तक पहुंच जाएगा, जिसमें तकरीबन 35% का इंक्रीज देखा जा सकता है रिसेंटली 28 अरब से। और इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़कर तकरीबन 5.5 अरब तक जा सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में पहले एजीपी को एक स्टैंड अलोन फार्मा कंपनी समझा जाता था, लेकिन इस मर्जर के बाद कंपनी को एक लार्जर ब्रांडेड प्लेटफॉर्म की तरह समझा जाएगा। इसके काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल हो जाएगा, इसकी अर्निंग्स इंप्रूव होंगी, इसका रेवेन्यू इंप्रूव होगा, स्केल इंक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी ब्रॉड हो जाएगा। तो बात करें अगर एजीपी की वैल्यूएशन की, तो इसकी वैल्यूएशन नॉर्मल फार्मा कंपनीज की तरह नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन केस है वो डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स पर, इस ओबीएस मर्जर के ऊपर और इसके अलावा नए ब्रांड्स की सक्सेसफुल लॉन्चेस पर। डीसीएफ भी रेलिवेंट है, मगर इस मर्जर की वजह से और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की वजह से, हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से इसके कैश फ्लो को फोरकास्ट करना काफी मुश्किल है। बेस केस में कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वो तकरीबन 275 रुपए पर शेयर है, जिसके बाद कंपनी की जो ईपीएस है वो तकरीबन 20 से 20.5 के दरमियान होगी और इस बेस पर जो कंपनी की फॉरवर्ड पीई है वो तकरीबन 13.4 बनती है। दूसरी तरफ अगर फेयर वैल्यू को बेस बनाकर इसकी वैल्यूएशन की जाए तो कंपनी की फेयर वैल्यू 264 से 275 के दरमियान बनती है और ये हमारे बेस केस टारगेट को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इसका इंपैक्ट ये आएगा कि कंपनी अगर ओबीएस मर्जर को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लेती है और अपनी अर्निंग्स इंप्रूव करके दिखाती है तो मार्केट इसे ये पीई मल्टीपल आसानी से अलॉट कर सकती है और ये कंपनी एक्सपेंसिव नहीं लगेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ मर्जर में कोई इश्यूज आते हैं या स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स डिलीवर नहीं हो पाती या कैश फ्लो इसी तरह प्रेशर में रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसे ये पी मल्टीपल देने में हेजिटेट करेगी। तो अब बात करते हैं कुछ रिस्क्स की। जैसा कि आपने देखा कि एजीपी की जो स्टोरी है वो काफी अट्रैक्टिव है लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। तो पहला रिस्क है कैश फ्लो कन्वर्जन का। हमने देखा कि कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ साइक्लिकल ईयर 2025 में 2.06 बिलियन था वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में कम होकर तकरीबन 88 मिलियन तक आ गया और इसका मेजर रीजन ओबीएस मर्जर नहीं बल्कि कंपनी को रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बिल्डअप में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। दूसरा मेजर रिस्क एपीआई की इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, क्योंकि कंपनी का 61% एपीआई इंपोर्ट होता है तो करेंसी में अगर 10% भी डेप्रिसिएशन आती है तो इनका जो रेवेन्यू है वो स्क्वीज हो सकता है। इसके अलावा ड्रैप एक्सपोजर भी एक मेजर रिस्क है। अगर कंपनी के पोर्टफोलियो का ज्यादा हिस्सा एसेंशियल मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो कंपनी को ड्रैप एक्सपोजर फेस करना पड़ सकता है। फिर एक और रिस्क एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन भी है, क्योंकि कंपनी की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो अफगानिस्तान के थ्रू हैं और ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं या जो बॉर्डर क्लोजर है ये कंपनी के एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू अर्न होता है उसे काफी हर्ट कर सकता है। तो फाइनल व्यू ये है कि एजीपी एक टर्न अराउंड स्टोरी तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दे सकती है और इसके अलावा इन न्यू लॉन्चेस से और ओबीएस मर्जर से कंपनी की अर्निंग्स काफी इंप्रूव हो सकती हैं। तो ओबीएस फार्मा सिर्फ एक डिफेंसिव स्टॉक नहीं है बल्कि फ्यूचर में शॉर्ट टू मिड टर्म में अगर आप इसे होल्ड रखते हैं तो ये काफी अट्रैक्टिव साबित हो सकता है और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसका जो एक्यूमुलेशन जोन है वो 215 से 230 के दरमियान है और इसकी जो टारगेट प्राइस है वो तकरीबन 275 के करीब है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी कंपनी के कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Open your brokerage account today with Young's Capital.